एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के रिवीजन की सीरीज़ में, जिसमें आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत आवेश तथा धारिता। सेकंड है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले जब हम बात करते हैं वो है विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे। विद्युत विभव की जो परिभाषा है वो आपको ध्यान में रखनी है। और ये परिभाषा क्या कहती है कि किसी प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि जो विभव है वो किसी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य है, और इस कार्य को हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बिंदु ए तक लाने में, कहाँ से, अनंत से। तो ये विभव का क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है कि V इज इक्वल्स टू W/Q0। अब देखिए, जो ये कार्य हो रहा है वो कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कि यहाँ पर V जो है वो U/Q0 से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर U क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा है। और अगर हम बात करें विभव की, तो यह एक अदिश राशि है तथा इसका जो मात्रक है वो होता है वोल्ट, या फिर हम इसे जूल प्रति कूलम भी कह सकते हैं, यहाँ से कार्य अपॉन आवेश के कारण। और अगर हम बात करें कि 1 वोल्ट की जो परिभाषा है वो क्या बन जाएगी, 1 वोल्ट की परिभाषा हो जाएगी कि एकांक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक जो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित है तक लाने में किया गया यदि कार्य 1 जूल हो तो वहाँ पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। फिर अगर हम इसके विमेय सूत्र की बात करें तो इसकी जो विमा है वो क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी M1L2T-3 एंड A-1 हो जाएगी। विभव के साथ ही देखिए, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि विभव कभी अकेला नहीं होता, विभवांतर होता है हमेशा। कहीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है विभव का, वो विभवांतर कहलाता है। यानी कि अगर किसी बिंदु B पर विभव है और A पर विभव है तो वो होगा कि उसे A से यानी B से A तक लाने में किया गया कार्य किसी एक आवेश को। तो बेसिकली यह विभव जो है वो विभवांतरी होता है, जो कि अनंत के विभव को और A के विभव का अंतर होता है। और अनंत पर हम विभव कितना मानते हैं, शून्य मानते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि अनंत पर हम विभव कितना मानते हैं, शून्य मानते हैं। तथा इसका मात्रक और जो विमीय सूत्र है वो दोनों का क्या रहता है, समान रहता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जब विभव ज्ञात करेंगे तो V एट P पॉइंट कितना हो जाएगा, KQ/R होता है। और K का मान कितना हो जाएगा, निर्वात के लिए 1/4πε0 Q/R। यानी कि ये हो जाएगा एकांक बिंदु के लिए विभव का मान। अगर हम तुलना करते हैं इसकी दूरी r के साथ तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार रहेगा, क्योंकि V है वो r के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन जब हम E के साथ तुलना करते हैं तो E में भी हम देखते हैं कि E का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q/R² होता है। यानी यहाँ से ग्राफ कुछ और नीचे तक जाएगा और फिर इस प्रकार आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनका मान ज्ञात करते हैं। तो तुम्हें ये डायरेक्ट मान याद रखना होगा किसी भी बिंदु आवेश के लिए विभव का मान। फिर अगर हम बात करें कि विद्युत द्विध्रुव के लिए, तो डाइपोल के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए देखिए, जो हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किए थे, अब हमें वहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी उस बिंदु पर किसी एक आवेश को अनंत से लाकर रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा। पहली बात तो ये थी कि विद्युत क्षेत्र मापने के लिए हमें वहाँ पे आवेश रखा और उस पर कुछ बल लग रहा था, उसको हमने मापा तो हमें क्षेत्र की जो वहाँ पे तीव्रता है वो ज्ञात हो गई। अब हम देखेंगे कि अनंत से यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ रहा है, और वो कार्य किसी एक एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे हमने नाम दे दिया है विभव। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि अगर एक विद्युत द्विध्रुव है तो उसके कारण अगर हम लाएं तो देखिए, चूंकि विभव सदिश राशि नहीं है तो हमें यहाँ पर हम एक जनरल पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। यानी किसी भी एक बिंदु पर हम पॉइंट से ज्ञात करेंगे और वहाँ पर जब हम मान ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर हमें विभव का जो मान मिलता है वो मिलता है V इज इक्वल्स टू KP cos थीटा
अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे विभव के लिए द्विध्रुव के लिए कितना आएगा आर स्क्वायर आएगा, और एकांक बिंदु के लिए कितना आएगा आर। सेम चीज़ हमने ई के लिए देखी थी, ई बिंदु के लिए कितना आया था 1/r², लेकिन विद्युत द्विध्रुव के लिए ई का मान कैसा था 1/r³ था। अब देखिए जो कोस थीटा है वो बेसिकली इसकी स्थिति को दर्शाता है यहाँ से। अब देखिए फर्स्ट स्थिति जो हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा जब 0 डिग्री हो, तब इसका मान कितना हो जाएगा कोस 0 कितना होता है 1 होता है, यानी कि kp/r² हो जाएगा। और यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा यानी कि निरक्ष स्थिति है, तब निरक्ष स्थिति पे इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि निरक्ष पर विभव का मान 0 है और अक्ष पर विभव का मान कितना है 1/4πε0 p/r² है। तो ये दोनों मान हमें डायरेक्टली याद रखने होंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें समविभव पृष्ठ की, तो देखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जब हमने बात की थी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक समरूप विद्युत क्षेत्र की बात मैं करूं तो उसमें कुछ पृष्ठ ऐसे होते हैं जहां पर उन सभी बिंदुओं पर विभव का जो मान है वो समान होता है। और यदि मैं इन सभी बिंदुओं को कलेक्ट कर लेता हूं तो इन बिंदुओं से एक पृष्ठ बनता है जिसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। ये पृष्ठ क्या कहलाता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। और देखिए ये विभव जो पृष्ठ 1 है पृष्ठ 2 है, ये दोनों आपस में समविभव नहीं है, ये अकेला एक समविभव है, यानी इसके ऊपर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान रहेगा। लेकिन इसके और इस दोनों की तुलना अगर हम करेंगे तो हमें अलग अलग मान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दूरी आ चुकी है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं। इनके कुछ गुणधर्म होते हैं वो हमें ध्यान रखने होंगे। जैसे कि पहला है कि ये कभी काटते नहीं हैं, यानी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, अगर काटेंगे तो वहाँ पर विभव का मान 2 हो जाएगा। और किसी भी एक समविभव पृष्ठ के लिए इस पर विभव का मान क्या रहता है नियत रहता है, यानी कि विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर इसके लिए हो जाएगा 0। किसी भी दो बिंदुओं के लिए विभवांतर का मान कितना मिलेगा हमें 0 मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत रहती है। कैसी रहती है लंबवत यहाँ से गुजरती है, यानी कि अगर एक बिंदु आवेश होगा तब समविभव पृष्ठ कैसे होंगे चारों तरफ उसके गोलाकार होंगे, पास पास या फिर दूर दूर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस बात पर विद्युत क्षेत्र के सामर्थ्य पर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज़्यादा है तो जो समविभव पृष्ठ है वो पास पास होंगे, और अगर कम है तो दूर दूर यहाँ पे हो जाएंगे। तो हमें इन जो डायग्राम्स है उनको याद रखना है। फिर अगर हम बात करें कि नेक्स्ट जो है वो है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं कि जो हम एकांक आवेश को ला रहे थे उसकी जगह अगर हम किसी भी एक आवेश को लेकर आए वहाँ पर रखें तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो क्या है हमारे स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी कि हमने विभव की परिभाषा से क्या देखा था कि V बराबर होता है W/Q। यदि यहाँ से मैं देखूँ तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा Q × V, और यही कार्य इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि U बराबर क्या हो जाएगा Q × V। और अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या रहेगा, इसका मात्रक जूल रहेगा। जूल में अगर हम बात करें तो जूल एक बड़ा मात्रक होता है, हम इसके एक छोटे मात्रक की बात ज़्यादा करेंगे जो कि होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.6 × 10⁻19 जूल के ये बराबर होता है। इसका मान किसके बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, जो कि छोटी एनर्जी को ये दर्शाता है। और एनर्जी कैसी राशि है अदिश राशि होती है। ठीक है, और इसका अगर हम वी में सूत्र की बात करेंगे तो वी में सूत्र एनर्जी कितना होता है m1L2T-2 हो जाएगा, जो कि सभी एनर्जीज का रहता है। अब अगर हम बात करें कि किन्हीं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो देखिए दो अगर आवेश रखे हुए हैं तो इन दोनों के आवेशों के बीच में अगर दूरी r1 है, ये आवेश q1 है, ये आवेश q2 है, तो इनके बीच की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका मान क्या रहेगा u बराबर k q1 q2 अपॉन कितना हो जाएगा r हो जाएगा। एक सिंगल आवेश को लाने के लिए कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होती है 0 होती है। और k का मान हम रखेंगे निर्वात के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो हमें ये सूत्र डायरेक्टली क्या करना है याद रखना होगा। अगर 2 से ज़्यादा अगर हो जाए, जैसे मान लो 3 हो जाए या 4 हो जाए, तब हमें उनके पेयर्स बनाने होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें Q1 Q2 और Q3 दे रखे हैं, Q1 Q2 और Q3, तो पहले इन दोनों के कारण एक टर्म आएगी, फिर इन दोनों के कारण एक टर्म आएगी, और फिर इसके कारण एक टर्म आएगी।
यानी कुल मिलाकर 3 पद यहाँ पर रहेंगे। कितने पद रहेंगे? 3 पद हमें यहाँ पे मिलेंगे, जो कि 3 आवेशों के कारण रहता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर मैं द्विध्रुव को घुमाऊं, जैसा कि हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मैं एक समान आवेश है, एक समान विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, और उसमें अगर एक द्विध्रुव रखा हुआ है जिस पे हमने बल आघूर्ण ज्ञात किया था कि इस पे मैंने एक द्विध्रुव रखा हुआ है जो कि इसके साथ मान लो थीटा कोण बना रहा है, तो बल का मान कितना था? P क्रॉस E हमारे पास बल आघूर्ण आया था, जो कि एक सदिश राशि है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से किसी कोण पर घुमाता हूँ, थीटा से अगर मैं थीटा 2 तक घुमा देता हूँ, तो घुमाने में ऑब्वियसली बात है मुझे कार्य करना पड़ेगा, इस क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और अगर मैं इस क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करूँगा तो वो कहाँ जाएगा? वो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब देखिए कि मैं जब घुमाऊँगा तब मैं कौन सी स्थिति से इसको घुमाऊँगा, वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो फर्स्ट कंडीशन है, इसे मैं घुमाऊँगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से। अब देखिए क्यों रखूँगा मैं इसको ऐसा, तो वो सुनिए कि जब मैं इसको यहाँ से, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस क्यू और प्लस क्यू अब इसको लाने में किया गया कार्य W बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू वी। और इस माइनस को यहाँ तक लाने में कार्य कितना हो जाएगा? W बराबर माइनस क्यू इंटू वी। यदि मैं दोनों कार्य को जोड़ दूँ तो W बराबर कितना हो जाएगा? QV माइनस QV बराबर 0। यानी यहाँ ऐसे लंबवत लाने में कोई भी कार्य नहीं करना होगा, यानी कि ये एक तरीके से क्षेत्र के बाहर की स्थिति हो गई है। अब मैं अगर इसको घुमाऊँ यहाँ से तब मुझे कार्य करना पड़ेगा, यानी कि आदर्श जो स्थिति है वो हमारे लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगी। यानी कि अब मैं 90 डिग्री से इसको आगे घुमाऊंगा तब मुझे जो कार्य करना पड़ेगा वो इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। तो इसको घुमाने के लिए W कितना आएगा? PE कोस थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा? कोस थीटा 2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें क्या करना है? याद रखना है। फिर अगर इसके बाद बात करूं कि स्थितियां हैं कुछ, यानी कि कौन से थीटा से अगर मैं इसको घुमा रहा हूं, वो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला है कि यदि मैं थीटा 1 का मान कितना कर दूं? 0 डिग्री कर दूं, यानी 0 से मैं घुमा रहा हूँ किसी थीटा की ओर, तब W का जो मान है वो कितना हो जाएगा? PE 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। और सेकंड है कि मैं थीटा 1 का मान 0 डिग्री रखूँ, 0 से लेकर अगर मैं 90 डिग्री तक घुमाऊँ तब मुझे कार्य कितना करना पड़ेगा? P इंटू ई, ये क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 0। और फिर अगर मैं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाऊँगा तब मुझे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा इसका डबल कार्य। यानी कि हमें अब यहाँ पर इसके बल आघूर्ण के कारण इसका मान ज्ञात करना था। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? PE साइन थीटा, और इसका अगर हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे तो हमें पूरा का पूरा मान मिल जाएगा, क्योंकि बल आघूर्ण के साथ थीटा के कोण पर हमें इसको घुमाना रहता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, भाई इतना तो हमने कार्य किया है, स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए हम कार्य के जो थीटा है वो 90 डिग्री से अगर हम उसको घुमाते हैं तब हमें लिमिट जो रखनी है वो स्थितिज ऊर्जा के लिए, देखिए स्थितिज ऊर्जा के लिए जो U है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, कहाँ तक? थीटा तक घुमाने में। और PE साइन थीटा इसका क्या हो जाएगा? मान। तब हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा? PE कोस थीटा हो जाएगा। और यह कार्य कैसा होगा? नेगेटिव। यानी कि स्थिति ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये स्थायित्व की ओर बढ़ जाएगा। यानी कि U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस P डॉट E। तो ये डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे ऑप्शंस में आपको पूछ सकते हैं, रिक्त स्थान में आपको पूछा जा सकता है। फिर से वापस इसकी 3 कंडीशन हो जाएगी। थीटा का मान जब 0 डिग्री हो तब U का मान कितना हो जाएगा? माइनस PE। और जो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तब U का मान कितना हो जाएगा? 0। जब ये लंबवत रखा होगा, तो लंबवत रखने में कोई भी कार्य नहीं करना होगा तब उसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर 90 से अगर मैं 0 की तरफ लेके जाऊंगा तब स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि बाह्य बल के द्वारा कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र देखिए इस तरफ है और वो लंबवत रखा हुआ है। अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा यहाँ से तो हमें पता है कि ये वापस इस तरफ जाएगा, तो क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा, हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा आएगा? नेगेटिव रहेगा, इसलिए इसकी स्थिति ऊर्जा कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। सेकंड, अगर मैं इसको यहाँ से घुमा के, यानी थर्ड स्थिति जो हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा बराबर 180 डिग्री। तब इस हमें क्या करना पड़ेगा? इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव PE। स्थितिज ऊर्जा जब पॉजिटिव होती है तब वह कैसी स्थिति होती है? अस्थायी स्थिति होती है। और अगर नेगेटिव होती है इसका मतलब वो किसकी तरफ जा रहा है?
स्थायित्व की तरफ जा रहा है। इसलिए ये कौन सी स्थिति होती है? स्थायी संतुलन की अवस्था होती है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट कि विद्युत क्षेत्र E तथा V में क्या संबंध होता है, तो E और V में संबंध होता है कि E का जो मान है वो होता है माइनस डेल V अपॉन डेल R। R कह दूँ या फिर मैं कह दूँ कि माइनस डेल V अपॉन डेल L। स्थिति के सापेक्ष भी मैं इसका मान ज्ञात कर सकता हूँ। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम किन्हीं भी दो समविभव पृष्ठों की बात करते हैं और जब हम उन दो पृष्ठों पर किसी एक आवेश को यहाँ से दूसरे पृष्ठ तक लेकर जाते हैं, तब जो पृष्ठ के विभव में जो परिवर्तन आया है वो हमेशा लंबवत जब हम जाते हैं तब अधिकतम मिलता है। इसे ही हम कहते हैं प्रवणता, ग्रेडियंट हम इसे कहते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम डिफरेंस आया है वो हमेशा परपेंडिकुलर आता है, और ये जो डिफरेंस आ रहा है इस दूरी के साथ, वो डिफरेंस हमें बताता है वहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता को। यानी कि यदि यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाते हैं तो हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल करने से कितना विभव यानी कितना विभव में परिवर्तन आया है, वो जो मान है वो E के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन ये बताता है कि यदि आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हो तब इसका विभव घटेगा, और अगर आप विपरीत जाते हो तब विभव बढ़ेगा। क्योंकि देखिए विपरीत जाने में कार्य करना पड़ता है, कार्य करेंगे तो विभव का मान बढ़ेगा। इसलिए ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना कि इसका यहाँ पर माइनस का क्या रोल रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम किसी भी चालक की बात करते हैं कि चालक में क्या होता है, चालक को अगर विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तब उसमें कौन कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न होती है, तो इसमें वैसे ज़्यादा तो डिटेल से नहीं पूछा जाएगा आपके, लेकिन अगर हम किसी भी एक चालक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो अपने उस वस्तु के अंदर ही क्या होंगे, उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आएंगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ कलेक्ट हो जाएंगे और जो धनावेश है वो सारा दूसरी साइड चला जाएगा। यानी यहाँ पर प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा, आवेशन इस वस्तु में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और इससे संबंधित ज़्यादा सवाल आते हैं नहीं, ज़्यादा कोई डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। बस मेन ये है कि इससे संबंधित जो फिनोमिना है वो कौन सा है वो ध्यान रखना है, वो है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। स्थिर वैद्युत परिरक्षण। और ये क्या कहता है कि किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान हमेशा कैसा होता है, 0 होता है। इसलिए हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब अंदर रख देंगे तो वह बाहर के फील्ड से कैसा रहेगा, सुरक्षित रह जाएगा। और ये होता है क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव वापस फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है, जो बाहर के फील्ड को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए हम इसे, इसका जो क्वार्टर है, ये जो होल है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये चाहे कैसा भी चालक हो। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें चालक की, तो भाई पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक होता है, कुचालक होता है और अर्धचालक होता है। और यह निर्भर करता है पदार्थों पर कि चालक का मतलब उसमें आवेश प्रवाह हो जाए, कुचालक का मतलब आवेशों का प्रवाह नहीं होता, जिस जगह आवेश दिया जाएगा वो वहीं रुक जाएगा। और चालक में आवेश पूरी सतह पर फैल जाता है। कहाँ फैल जाएगा, सतह पर। और अर्धचालक यानी कि इनकी चालकता चालक से कम होती है और कुचालक से ज़्यादा होती है। यानी ये ना तो पूर्ण रूप से चालक होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। फिर अगर हम बात करें इनसे संबंधित जो मेन है वो आगे क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि ये वो पदार्थ होते हैं जो वैसे तो कुचालक होते हैं, लेकिन अगर इनको हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो ये विद्युत प्रभाव को क्या करते हैं, शो करते हैं। इनके उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे कि एबोनाइट की छड़ होती है, एबोनाइट हो गया, और कांच जो होता है वो भी परावैद्युत पदार्थ होता है। या फिर अगर हम मोम की बात करें, या कागज़ हो गया, तेल हो गए इत्यादि, जो ये पदार्थ होते हैं ये परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ये नॉर्मली तो कुचालक की भांति होते हैं, लेकिन अगर इनको हम विद्युत क्षेत्र में रख दें तो इनके अंदर विद्युत प्रभाव आ जाता है। बेसिकली इनके कारण हमें ध्यान रखने होंगे। कारण क्या होता है कि एक तो होता है ध्रुवीय अणु,
और दूसरे होते हैं अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु में प्लस और माइनस का जो केंद्र है वो अलग अलग रहेगा और अध्रुवीय में प्लस और माइनस का केंद्र एक जगह रहेगा। अब देखिए जो ध्रुवीय अणु है उसमें भी क्या होता है कि जो पदार्थ है उसके अंदर जो डायपोल होते हैं वो इस प्रकार अलाइन नहीं रहते हैं कि वो क्या करते हैं कि इनका जितना भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, क्योंकि दिशात्मक रूप है ये और दिशा अगर विपरीत है तो वो उसके प्रभाव को कैंसिल आउट कर देगा। और इसमें तो रहता ही नहीं है कि भाई प्लस और माइनस कितना भी हो चाहे वो तब भी। तो दोनों ही अगर स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो दोनों ही कैसे हैं, कुचालक हैं, इनके अंदर विद्युत प्रभाव शो नहीं होगा। लेकिन अगर इनको विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, यानी कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस रख दिया जाए, तब ये अपनी व्यवस्था को सुधारेंगे और एक दिशा के अनुदिश क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तब इनका P का जो कुल मान है वो क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि इनके केंद्र अलग अलग हो जाते हैं। तो अध्रुवीय अणु को भी हम क्या कर सकते हैं, ध्रुवित कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें विद्युत प्रभाव देखने को मिल जाए। तब हमें नेट जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो भी 0 नहीं मिलेगा। अब देखिए अगर हम किसी भी पदार्थ के अंदर अगर हम बात करते हैं कि इस P का मान कितना होगा, किसी भी आयतन में कितना विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो रहा है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं ध्रुवण सदिश। उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं, जिसे हम कैपिटल P से दर्शाते हैं। यानी कि कितने आयतन में कितना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। और ये उत्पन्न किसकी वजह से होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि अगर हम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, ध्रुवण मिलेगा। और अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम काई कहते हैं। और इसका मान होता है, ये दर्शाता है प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति को ये दर्शाता है। ठीक है, अगर हम देखिए माध्यम की उपस्थिति को दर्शाएं तो अगर निर्वात की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का ई, जो कि निर्वात की विद्युतशीलता को भी यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, तो ये मात्रकहीन राशि है। डेफिनेटली जो फाई है उसका मान क्या होता है, कोई भी मात्रक नहीं है इसका, ये एक मात्रकहीन राशि है। ये बस विद्युत किसी भी पदार्थ की प्रवृत्ति को शो करता है कि उसके अंदर कितना गुणधर्म उत्पन्न होगा या नहीं होगा। यानी कि काई के अलग अलग मानों के लिए हम पदार्थों को अलग अलग वर्गीकृत कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं धारिता की। कैपेसिटेंस में जब हम आ जाते हैं तो चालक की धारिता क्या होती है कि किसी भी चालक में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। और धारिता जो होती है वो उसके विभव पर निर्भर करती है कि कितना विभव ज़्यादा होगा उतना ही उस पर आवेश और ग्रहण हो जाएगा। यानी समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा जो कि क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/V। तो किसी भी चालक में आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। और फिर अगर हम बात करें इसके मात्रक की तो इसका मात्रक होता है फेरेड, यानी कैपिटल F। और सेम वही है कि इनके अलग अलग मात्रक होते हैं, तो या तो मिली फेरेड हो सकता है या फिर नैनो फेरेड हो सकता है या फिर पिको फेरेड हो सकता है। फिर अगर हम बात करें इसके स्टेट फेरेड की तो एक फेरेड में कितने स्टेट फेरेड होंगे, 9 × 10⁻11 इलेक्ट्रोस्टैटिक फेरेड हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अगर वी में सूत्र की बात करूं तो वी में सूत्र हो जाएगा M1 L-2 T4 A2 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका वी में सूत्र। फिर अगर हम बात करें कि जो विद्युत धारिता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, तो गुणधर्म हमें ध्यान रखना होगा कि एक तो ये सदैव पॉजिटिव होती है, सदैव धनात्मक रहती है। और यह विभव की वृद्धि की दर पर निर्भर नहीं करती है कि हम पोटेंशियल को किस प्रकार बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, उस बात पर निर्भर नहीं करता है। और ना ही यह चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यह डेफिनेटली ये कुछ बिंदु है जिन पर यह निर्भर करता है। पहली बात तो पहला होगा कि वह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि एरिया कितना ज़्यादा है, सतह जो है वो चालक की कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उस बात पर निर्भर करेगा कि वो वहाँ पर कितना होल्ड कर पाएगा। डेफिनेटली यानी कि अगर नुकीली चीज़ें हैं तो वहाँ पर हमें जो आवेश है उसको होल्ड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा और समतल वस्तुओं पर आवेश की धारिता बढ़ जाती है। तो ये कुछ उनके प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। फिर हो जाएगा कि अगर दूसरा चालक भी रखा हुआ है, एक चालक के पास दूसरा चालक रखा हुआ है, तो वो उसके विभव को क्या कर देगा, प्रभावित करेगा, तथा वहाँ पर उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज़ है उसके माध्यम पर, यानी कि अगर हम माध्यम को चेंज कर दें तब भी उसकी जो धारिता है वो बदल जाती है।
इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, संधारित्र की। संधारित्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही है तुम्हारे, वो है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि दो प्लेटें होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक नेगेटिवली चार्ज होती है। इनका एरिया कितना होगा, ए, और बीच में अगर निर्वात है तो हम निर्वात ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए समांतर प्लेट संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है संधारित्र का, वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना हो जाएगा, डी, और डी है इनके बीच में सेपरेशन, यानी इनके बीच की दूरी है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर मैं इसके बीच में कुछ के परावैद्युतांक का माध्यम भर दूंगा तो जो नई धारिता है वो कितनी हो जाएगी, के गुना हो जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पे जो संधारित्र है, अब उनको अगर मैं अलग अलग जोड़ दूं, यानी कि अगर हम एक संधारित्र को ना रखते हुए काफ़ी सारे संधारित्र रखेंगे तो संधारित्र में दो प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। पहला तो है श्रेणी क्रम में और दूसरा है समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो जो तुल्य धारिता है वो क्या हो जाएगी, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस प्रकार से ये जुड़ेंगे। और अगर समांतर क्रम में है तो c जो तुल्य है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट जुड़ जाती है c1 प्लस c2 प्लस c3। तो माध्यम में तो डबल हो जाएगी। और अगर एरिया कम करूँगा तो धारिता कम हो जाएगी, दूरी बढ़ाऊँगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो अगर दूरी दुगुनी करेंगे तो धारिता कम हो जाएगी, एरिया अगर मैं कम करूँगा तो धारिता कम हो जाएगी, एरिया बढ़ाऊँगा तो धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इस बात पर क्या करता है, निर्भर करता है। फिर अगर मैं इसके अंदर एक माध्यम भर दूँ, अगर धारिता के अंदर परावैद्युतांक माध्यम भर देते हैं तब क्या होता है, तो देखिए प्लेटों के बीच में अगर मैं माध्यम भर दूंगा तो हमें वहाँ पर एक विस्थापन करंट मिलता है, एक विस्थापन सदिश मिलता है डी, और वो होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस कितना होता है पी। और ये क्या है, ध्रुवण सदिश और विद्युत क्षेत्र तथा उनकी विद्युतशीलता, जिसे हम विद्युत विस्थापन कहते हैं। और यहाँ से हमें समझ मिलता है कि के जो है परावैद्युतांक, उसका मान होता है 1 प्लस काई, यानी कि विद्युत प्रवृत्ति प्लस 1 हो जाएगा, और काई का मान हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1। तो ये कुछ संबंध हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं जो कि हमें डायरेक्ट याद रखने होंगे। फिर जो संयोजन है वो हमने देख लिया है कि किस प्रकार हम संयोजित कर सकते हैं। फिर संधारित्र में संचित ऊर्जा जो है, संधारित्र में संचित ऊर्जा है, उस ऊर्जा का मान होता है U, जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। और ध्यान रखना ये संधारित्र में ऊर्जा जो है वो किस रूप में संचित होती है, तो वो होती है विद्युत क्षेत्र के कारण, है ना। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है जो कि इसकी ऊर्जा को संचित करता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में इसके अंदर ऊर्जा संचित रहती है। तो U का मान कितना हो जाएगा, Q²/2C। अगर हमें आवेश दे रखा है, अगर आवेश नहीं दे रखा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, हाफ CV², और या फिर हम इसे कह सकते हैं हाफ Q/V। तो तीन रूप इसके हम लिख सकते हैं। अगर कोई संधारित्र बड़ा है यानी कि उसका V आयतन है तो प्रति एकांक आयतन की जो ऊर्जा है उसे हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, U/V हो जाएगा, जो कि उसका ऊर्जा घनत्व कहलाता है। और यहाँ पर ऊर्जा घनत्व का मान कितना हो जाएगा, जो म्यू है वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। किसके लिए, समांतर प्लेट के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, क्योंकि U का मान कितना था, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² A/D, और ये क्या है, उसका आयतन है। तो अगर आयतन का भाग लगा दूंगा तो म्यू का मान कितना बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², जो कि क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो ऊर्जा है वो किस रूप में हो रही है, उसकी विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित हो रही है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर।